हेलो दोस्तों, तो मैं अवनीश तांडीव आपका अपने चैनल बसंत बिहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम इतिहास का क्लास चला रहे हैं और इसके अंतर्गत पहला जो क्लास है वो आ चुका है। तो अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पहले क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो क्लास है एक सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। तो आप अगर शुरू से क्लास देखते चलेंगे ना तो फिर हम बोल रहे हैं ना कि इतिहास में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और किसी भी बुक को पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतिहास जो आपको लगता है ना कि रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, तो वैसा कुछ नहीं लगेगा और देखते देखते इतिहास आपको याद होने लगेगा। तो देखिए, कल जो हम पढ़ाए थे उसके अंतर्गत एक आधे ऐतिहासिक काल पढ़ाए थे और उसी के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक? तो 2350 से 1750 बीसी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको समझा देते हैं, फिर हम इस क्लास को आगे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। ठीक है, तो बीसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, और एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी ईसवी। ठीक, तो इसका निर्धारण जो है ना, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, तो उन्हीं के जन्म से किया जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो भी घटना है उसको ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा पूर्व में गिनती घटते क्रम में किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2350 से 1750 बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के घटना को ईसवी कहा जाता है और उसमें हम गिनती बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2023 के बाद 2024 चल रहा है। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? ठीक, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा कि इससे संबंधित जो भी क्षेत्र है ना, वो मतलब जो भी ज्यादा क्षेत्र है वो सिंधु नदी के किनारे ही हैं। ठीक, और जो भी सहायक नदी हो, चाहे श्योक हो, चाहे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सोहन, तो ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। यानी मुख्य नदी कौन है? सिंधु है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, अब देखिए, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से कैसे जाना जाता है, बताइए। तो सिंधु घाटी जो है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये नाम दिए थे, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। नाम दिए थे, उनका नाम क्या था? जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये जॉन मार्शल ने उत्खनन का कार्य कुछ व्यक्ति को सौंपा था। उसके अंतर्गत एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम जो साहनी थे ना, ये 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में क्या किए कि पाकिस्तान के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? हड़प्पा। तो यहीं वो उत्खनन किए ना, तो बहुत बड़ा मतलब घर मिला, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से ईंटों का खंडहर मिला। ठीक है,
तो ये खंडहर मिला और पहला जो स्थान का खोज हुआ वो हड़प्पा ही था, तो इसलिए इस स्थान के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता में नगरीय क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा नहीं था, नगरीय क्षेत्र ज्यादा था, तो इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस सभ्यता के अंतर्गत कांसा अत्यधिक मात्रा में मिला है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हम पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको कहना है पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा पूछे आपका तो तीसरा बताना है नगरीय सभ्यता, और चौथा बताइए तो चौथा आपको बताना है कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस चार नाम से इसको जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो ये राखल दास बनर्जी जो थे ये 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में एक स्थान का खोज किए थे, उसका नाम था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पाया जाता है? तो ये भी वर्तमान पाकिस्तान में पाया जाता है। पहले ये सब भारत का ही अंग था, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता था ना, ये लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला था। तो हड़प्पा सभ्यता फैला था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मूलतः जो हड़प्पा सभ्यता है तो ये आपका देखिए उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम का जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का, उसको हम देखते हैं। तो उत्तर में ये मांडा, मांडा वर्तमान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में दक्षिण में दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। फिर देखना है पूरब में, तो पूरब में ये फैला हुआ था, पूरब में कहाँ फैला हुआ था? तो पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, उसके बाद में बोले कि पश्चिम में, तो पश्चिम में जो ये फैला हुआ था वो था सूतकांगेडोर। क्या था? सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो एक ट्रिक आपको हम बताते हैं और उससे आप याद कर लीजिएगा। तो ये चालू होगा आपका पश्चिम से। सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है पढ़ के याद करने का कि हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में तो पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है सूते द ए माँ। ट्रिक क्या है? सूते द ए माँ। तो सू यहां से शुरू कीजिए, सू, तो सू यानी सूतकांगेडोर, सू यानी सूतकांगेडोर, सूते द यानी दैमाबाद। ठीक है,
ए सूते द ए यानी आलमगीरपुर, और माँ यानी क्या होगा, मांडा। तो सूते द ए माँ, और शुरू किधर से करना है, तो आपको शुरू करना है पश्चिम से। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो क्षेत्र है वो है। अब हम देखेंगे कि मेनली हड़प्पा सभ्यता कितने भाग में बटा था। ठीक, भाग में बटा था तो लोग वहां कैसे रहते थे कि नहीं, लोग किस चीज को मानते थे, किस चीज को नहीं मानते थे, किस चीज में लोग का रुचि था, पूजा करते थे कि नहीं करते थे, तो ये हम देखेंगे अब। तो यहां पे देखिए यहां पे आप देखेंगे तो जो हड़प्पा सभ्यता था ना, तो इसका जो विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है, अभी आपको हम बोले हैं कि कितना क्षेत्र में है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मेनली ये दो क्षेत्र में फैला था। कितने क्षेत्र में फैला था, दो क्षेत्र में। एक हो गया आपका पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, और एक हो गया आपका पूर्वी भाग। एक क्या हुआ आपका, एक आपका हुआ पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो देखिए ये जो पश्चिमी भाग है ना, ये ऊंचाई पर था। कहाँ था, तो पश्चिमी भाग आपका क्या था, ऊंचाई पर, और इसलिए इसको नगर दुर्ग क्या कहा जाता है, नगर दुर्ग। यानी पश्चिमी भाग ऊंचाई पर है तो नगर दुर्ग भी उसको कहा जाता है। पूर्वी भाग तो ये नीचे था। कहाँ था ये नीचे था। अभी ऊंचाई पर है तो कम क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या है, कम क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये पूर्वी भाग जो है ये नीचे है, ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। आप देखिए ये बताइए कि आपके गांव में बहुत सारा लोग रह रहा है, तो आपको बताना है कि गांव में ज्यादा अमीर लोग का संख्या होता है कि ज्यादा गरीब लोग का संख्या होता है। तो जाहिर सा बात है कि गांव में ज्यादा गरीब लोग का संख्या होता है। अमीर लोग का घर ऊंच होता है कि गरीब लोग का घर ऊंच होता है, तो जाहिर सा बात है कि अमीर लोग का घर ऊंच होता है। ठीक, तो देखिए ये कम क्षेत्र में था, और यहाँ पे बताना है कि लोग ज्यादा रहते थे कि कम, तो कम लोग रहते थे। ठीक है, और ये नीचे था तो ज्यादा लोग रहते थे कि कम, तो ज्यादा लोग रहते थे। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग नीचे था। पश्चिमी भाग में लोग संपन्न लोग, धनी लोग रहते थे, और पूर्वी भाग में गरीब लोग रहते थे। पश्चिमी भाग था ये कम क्षेत्र में फैला था, और पूर्वी भाग ज्यादा क्षेत्र में फैला था। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक जो क्षेत्र था ना, ये पश्चिम, पूरब और बीच वाला जो भाग है मध्य, इसमें तीनों में फैला था, और उसका नाम क्या था, तो नाम आपको याद रखना है धौलावीरा। उस क्षेत्र का नाम क्या था, तो उस क्षेत्र का नाम था धौलावीरा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए आप कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज को मानते थे और किस चीज को नहीं मानते थे। ठीक, तब पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति का पूजा करते थे, तो नहीं, मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। इस समय में पशु के रूप में, पशु के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित था एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, उसके बाद में पूजा किया जाता था वो था कुबड़ वाला सांड। क्या था,
कुबड़ वाला सांड। ठीक है, तो पूछे कि इस समय के लोग किसका पूजा करते थे, तो पशुपति का बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक, पशुपति के अंतर्गत जिस पशु का पूजा करते थे वो था एक सिंह वाला गेंडा और दूसरा कुबड़ वाला सांड। अब पूछिए कि वृक्ष का भी पूजा करते थे, तो हाँ, वृक्ष के रूप में पीपल का पूजा किया जाता था। किसका पूजा किया जाता था, पीपल का पूजा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि ये लोग मातृ देवी यानी धरती का पूजा भी करते थे। तो ये लोग किसका और पूजा करते थे, मातृ देवी का पूजा, मातृ देवी का पूजा भी इस समय में किया जाता था। ठीक है, तो एक सिंह वाला गेंडा, उसके बाद कुबर वाला सांड, उसके बाद पीपल का वृक्ष और मातृ देवी का पूजा इस समय में किया जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या जादू टोना में विश्वास करते थे, तो हाँ, ये इनके पास में क्या मिला है, इस समय ताबीज मिला है, ताबीज मिला था। और ताबीज मिला इस कारण इस समय के लोग ये पता चलता है कि ये लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। ठीक है, भूत प्रेत ये सब कोई लोग मान रहा है, समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे कि देखिए इस समय में क्या लोग अस्थाई रहता था, तो हाँ, लोग अस्थाई रहता था, अस्थाई रहता था। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाएगा कि सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जब लोग अस्थाई रह रहा है तो सीधा सीधा बात है कि कृषि होता ही होगा, पशुपालन हो ही रहा है, तब ही ना, कृषि नहीं होगा तो लोग अस्थाई कैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब देखेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का जो घर था वो कैसे था। ठीक, दरवाजा किधर खुलता था, ठीक है, रास्ता कैसा था इस समय में। तो ये देखिए आप कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, अगर मान लिए कि आप ये भारत माने, ठीक है, आप ये क्या माने, भारत, तो भारत माने तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग देखिए कैसे है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, यहाँ थोड़ा ये निकला हुआ है। ठीक, तो कहने का मतलब देखिए, एक मिनट देखिएगा, अगर हम भारत मान लेते हैं, यहाँ पे ये क्या मानते हैं, भारत, तो भारत हम मान लिए ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता हाँ ऐसे है लगभग। तो ये आकार कैसा दिख रहा है आपको, ये आकार एक तरह से त्रिभुज के तरह दिख रहा है। तो हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा है, तो आप बताएंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसा है, तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा है, त्रिभुजाकार, कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक, उसके बाद में हम पूछेंगे कि ठीक है, त्रिभुजाकार तो है, ये मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर है, ये देखिए घर, ठीक, ये हड़प्पा सभ्यता में मान लिए कि घर सब है, और रास्ता जो है ना, रास्ता देखिए, रास्ता ऐसे जा रहा है। ठीक है, रास्ता ऐसे जा रहा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, रास्ता ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये जो है ऐसे जो होता है ना, ये एक दूसरे को समकोण काटना,
यानी 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। ठीक, तो हम पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो रास्ते थे वो कैसे थे, तो हाँ, एक दूसरे को समकोण काटते थे, 90 डिग्री के कोण पे। देख रहे हैं, जिसको देहाती भाषा में बोला जाता है गांव में चरपेड़िया। ठीक, 4 गो रास्ता आके एक पॉइंट पे मिलता है तो चरपेड़िया बोला जाता है। 3 गो रास्ता एक पॉइंट पर मिलता है तो कथी लोग बोलता है, 3 पेड़िया। समझे, तो वैसा ही तो रास्ते एक दूसरे को क्या होता था, समकोण काटते थे। ये जो घर है, ये घर आपके ईंट के बने होते थे। कैसे बने होते थे, ईंट के। तो हम पूछे कि घर कैसे बने होते थे, तो ईंट के। कैसा ईंट, तो पक्का ईंट, पक्का हुआ जो ईंट था उसके बने होते थे। उसके बाद में रास्ते जो थे, रास्ते वो क्या थे, तो समकोण थे। रास्ते क्या थे, तो आपको बताना है कि समकोण थे, यानी 90 डिग्री पर काटते थे। उसके बाद जो ये घर का दरवाजा था ना, ये पीछे के तरफ खुलता था। दरवाजा कैसे खुलता था, पीछे के तरफ। घर का जो दरवाजा है ये खुलता था पीछे के तरफ। ठीक है, घर का दरवाजा किधर खुल रहा है, पीछे के तरफ खुल रहा है, तो दरवाजा पीछे के तरफ खुलते थे। दरवाजा पीछे के तरफ, पीछे के तरफ खुलते थे, खुलते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज आपको पता चल गया। अब देखिए, एक जो जगह है लोथल, और ये गुजरात में स्थित है, एक बंदरगाह भी है। तो लोथल में जो दरवाजा था वो आगे के तरफ खुलता था। दरवाजा आगे के तरफ, क्योंकि देखिए ये एक बंदरगाह था, तो यहाँ से व्यापार करना है, तो पीछे के तरफ अगर दरवाजा खुलेगा तो फिर सामान कैसे निकलेगा, सामान कैसे निकालेगा लोग, सामान कैसे घर में अंदर डालेगा लोग, तो ये सब असुविधा होगा ना। तो इसी के कारण ये जो एकमात्र जगह है लोथल, यहाँ दरवाजे आगे की तरफ खुल रहे हैं, और बाकी जो भी स्थान है वहाँ दरवाजा कैसे खुल रहा है, तो पीछे के तरफ खुल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखेंगे आगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल के बारे में। ठीक है, आप इतना समझिए कि जब इतना लोग रह रहा है इस सभ्यता में, तो लोग रह रहा है तो मीटिंग भी करता होगा। आप गाँव में देखते नहीं हैं, इलेक्शन वगैरह का टाइम होता है, 10 आदमी मिल गया, एकरा के वोट दिया, हई काम करलक, हई काम ना करलक, कि ना पूरा ज्ञान एकदम बांटता है लोग, भले जानता हो लोग राजनीतिक चाहे नहीं। समझे, तो बात यहाँ ये है कि इतना लोग है तो बहुत बड़ा ग्राउंड भी था जहाँ पे लोग सभागार करता था। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल के बारे में जानते हैं। ठीक, कि कौन कौन सा स्थल इस समय में था। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आइए यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है आपका, ये है मांडा। क्या है, मांडा। मांडा कहाँ है, तो आप बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में इधर देखेंगे आप, ये देखिए राखी गढ़ी। कौन है, राखी गढ़ी। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन है, राखी गढ़ी। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये है आपका हरियाणा। ये 4 लिख दिए ना, यानी राखी गढ़ी है आपका कहाँ, हरियाणा में। आप लिखते चलेंगे, आप सुनेंगे लेक्चर और लिखते चलेंगे। ठीक है, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये चीज याद नहीं होगा। अब देखिए एक और स्थल है बनावली। बनावली, तो बनावली भी कहाँ है, हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी और बनावली ये दोनों कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, और डायरेक्ट पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल राखी गढ़ी वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है हरियाणा। फिर पूछ देगा कि बताइए कि जो राखी गढ़ी है वो हड़प्पा सभ्यता से के जो भी स्थल हैं,
तो उनमें भारत की सबसे बड़ी स्थल है, सही है या गलत है? तो हाँ, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद में आप देखेंगे ये कालीबंगा, क्या है? कालीबंगा। अब देखिए तो ध्यान आप रखेंगे कि कालीबंगा कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद में आप आइए यहां पे, तो आपको देखना है, यहां देखिए लोथल, और लोथल एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। तो हम पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, या सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में कौन से स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है लोथल। लोथल कहाँ है? तो ये है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद ये जो रंगपुर है, ये था धान के भूसी के लिए प्रसिद्ध, और ये भी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, लोथल और रंगपुर तो गुजरात। उसके बाद में अब इधर आइएगा आप, पूछे कि बताइए धौलावीरा, तो धौलावीरा कहवा? तो धौलावीरा भी गुजरात में। अभी बताए थे ना कि मात्र एक स्थान है जो पश्चिम, पूरब और मध्य तीनों क्षेत्र में फैला था, जिसका नाम क्या था? धौलावीरा था। तो ये भी गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में आइए अब देखते हैं हम कोटदीजी। देखिए गुजरात में एक और स्थल है जिसका नाम है सुरकोटदा। क्या नाम है? सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, ठीक। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल है, तो उसमें भारत में सबसे अधिक स्थल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक स्थल आपका मिलता है, ये मिलता है गुजरात में, जबकि सबसे बड़ा स्थल भारत में जो मिलता है वो हरियाणा में मिलता है, जिसका नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए कोटदीजी, तो कोटदीजी आपका है वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आप जानते होंगे, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो कोटदीजी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। उसके बाद में आप देखेंगे ये चनहुदड़ो। क्या? चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र आप अभी पढ़े थे सूतकांगेडोर, तो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और एकमात्र स्थल जो इसमें नहीं दिया हुआ है, सरतुगोई। क्या नाम था? सरतुगोई। और ये सरतुगोई जो है ये है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं और आप साथ साथ बोलेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा गुजरात, लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात। फिर पूछेंगे कि आइए यहाँ धौलावीरा, तो ये भी गुजरात में स्थित है। अब पाकिस्तान में कौन कौन है? तो कोटदीजी, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा भी कहाँ है? तो वो भी पाकिस्तान में ही है। और सरतुगोई, तो ये कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है, अब आप देखिए
हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता कहिए चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, ठीक है, और नदी का नाम, नदी का नाम, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बताइए हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। उसके बाद में देखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो, तो ये जो है आपका सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद में कालीबंगा, तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो आपको बताना है कि कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है। और एक और आपको याद रखना है, उसका नाम है लोथल। और लोथल जो है किस नदी के तट पर है? तो ये है आपका भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पे? भोगवा नदी के तट पे स्थित है लोथल, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो आप स्थल मैप में देखे हैं, तो कहाँ से क्या क्या मिला है, उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, उसको हम देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या मिला है। अब देखिए यहां पे आप देखिएगा, लिखिए पहले हड़प्पा। हड़प्पा एक ऐसे क्या कीजिए कि बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। एक ऐसे क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा से जो मिला है, ये मिला है हड़प्पा से आपका मिला है R37 कब्रिस्तान। हड़प्पा से क्या मिला है? RH37 भी इसको बोलते हैं, RH37 कब्रिस्तान। और उसके बाद में सावधान का अवशेष मिला है, सावधान, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक भी है कि R37 पर फोन लगाइए। अगर आप हड़बड़ी में हैं, हड़प्पा यानी हड़बड़ी, तो अगर आप हड़बड़ी में हैं तो R37 पर फोन लगाइए, सीधे कब्रिस्तान जाइए, ठीक है। उसके बाद में जो स्थल है ये है आपका मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या मिला है। तो आपको एक कहानी बताते हैं, उसको याद रखना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन। तो मोहन एक नर्तकी से ब्याह कर लिया। किससे ब्याह किया? नर्तकी से। अब ब्याह कर लिया उससे, तो वो क्या करती थी नर्तकी? रोज पहले स्नान करती थी, स्नान करने के बाद मातृ देवी का पूजा करती थी। देखते हैं, अरे घर ही में औरत सबको नहीं देखते हैं, चाहे लड़की सबको, कि नहा के पूजा पाठ करती है, उसके बाद खाती है। तो यह याद रखना है कि मोहन की एक पत्नी थी जो नर्तकी थी। तो नर्तकी पहले स्नान करती थी, उसके बाद मातृ देवी का पूजा करती थी, और उसके बाद अन्न ग्रहण करती थी, उसके बाद खाती थी। अब इतना याद कर लिए तो समझिए आपको याद हो गया। तो मोहन की पत्नी क्या थी? नर्तकी। तो सबसे पहले कांस्य नर्तकी का प्रतिमा मिला है, ठीक है, कांसा के नर्तकी का प्रतिमा। अब ये जो नर्तकी थी पहले क्या करती थी? स्नान। तो स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार। स्नान करने के बाद क्या करती थी? मातृ देवी का पूजा। तो मातृ देवी का
जो अवशेष है वो भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब पूजा करने के बाद क्या कहती थी, अन्न ग्रहण यानी अन्नागार। तो अन्नागार भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे ये चीज जानिएगा कि ये जो स्नानागार था ना, तो स्नानागार मैक्सिमम आपका घर के बीच जो आंगन है तो वहां पे होता था, और एक बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ पे था मोहनजोदड़ो में। तो ये माना जाता था ना कि लोग वहां पे किसी त्योहार वगैरह में आते थे, क्योंकि उसमें चारों तरफ से सीढ़ी था नहाने जाने के लिए। ठीक है ना, तो ये माना जाता था कि कोई त्योहार वगैरह होता होगा तो बहुत सारे लोग आके वहां नहाते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा, तो ये जो कालीबंगा है ना, तो यहां से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो जूता हुआ खेत का अवशेष कहां से मिला हुआ है, तो कालीबंगा से। ठीक है, उसके बाद में आता है बनावली।